मार्च 2026 की उस रात को याद करते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। हाँ, और भारत के कई शहरों में लोग सोए नहीं हैं। बिल्कुल। वो किसी दंगे या राजनीतिक प्रदर्शन के लिए सड़कों पर नहीं है, बल्कि एक खाली लोहे का सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी के बाहर 3 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े हैं। मतलब ये दृश्य ही अपने आप में डरावना था। बहुत डरावना। फरीदाबाद और पंजाब से तो ऐसी खबरें आईं जो सच में विचलित करने वाली थी। एक आम एलपीजी सिलेंडर के लिए कतार में खड़े-खड़े कुछ बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया। ओहो। और एक तस्वीर जो दिमाग से नहीं निकलती, एक 5 साल की बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े रात के अंधेरे में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। सही कहा, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। तो जीएसएम डिकोड्स के इस नए डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारा हमेशा से यही मकसद रहा है कि सुर्खियों के पीछे काम करने वाले असल सिस्टम और ढांचों को डिकोड किया जाए। और आज हम जिस संकट का विश्लेषण कर रहे हैं वो कोई साधारण सप्लाई की कमी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा सिस्टमिक फेलियर था जिसने अचानक हमारी रसोई की आग बुझा दी। बिल्कुल। मतलब सोचिए, 900 रुपए का घरेलू सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2000 से 3000 रुपए में बिकने लगा था। हाँ, और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत तो 6000 का आंकड़ा पार कर गई थी। और इस संकट की सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये सब रातों रात नहीं हुआ। मतलब ये कोई अचानक आई आपदा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी दुर्घटना थी जिसका इंतजार पूरा सिस्टम सालों से कर रहा था। देखिए, ये सिर्फ गैस की कमी का मामला नहीं था, ये एक पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का क्रैश होना था। सही बात है। और आज के इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि कैसे मध्य पूर्व में यहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर हो रहे एक जियोपॉलिटिकल तनाव ने भारत की 1.47 अरब की आबादी को लाइन में खड़ा कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये संकट हमारे ऊर्जा सुरक्षा मॉडल के बारे में क्या चौंकाने वाले सच उजागर करता है। तो चलिए इस पूरी सप्लाई चेन के भूगोल और गणित को थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल, डेटा से शुरू करते हैं। हाँ, तो अगर हम डेटा को देखें तो भारत हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी की खपत करता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। इसका मतलब है देश को हर एक दिन करीब 1,36,000 टन एलपीजी चाहिए सिर्फ अपने चूल्हे जलाने के लिए। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच है। हाँ, हम अपनी जरूरत का केवल 40% ही भारत के रिफाइनरी में बनाते हैं। बाकी का जो 60% है वो आयात होता है, मतलब बाहर से आता है। और यहीं से हमारी स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी या कहें कि जो बुनियादी कमजोरी है वो शुरू होती है। वो कैसे? 60% आयात तो हम बहुत सी चीजों का करते हैं, लेकिन ये 60% आयात कोई अलग अलग देशों से समान रूप से बंटकर नहीं आता। अच्छा। इस आयात का लगभग 90% हिस्सा केवल खाड़ी देशों जैसे कतर, सऊदी अरब और यूएई से आता है। ओहो, मतलब हमारी पूरी निर्भरता एक ही क्षेत्र पर है। बिल्कुल। अब इस पूरे व्यापार को एक नक्शे पर देखने की कोशिश करते हैं। ये सारा का सारा माल विशालकाय जहाजों में भरकर समंदर के एक बेहद संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। जिसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। एकदम सही। ये ईरान और ओमान के बीच पानी का एक बहुत ही पतला सा चैनल है। तो हुआ ये कि जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक फुल स्केल युद्ध में बदल गया, तो ईरान ने इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। हाँ, और हमारे जो बड़े गैस वाहक जहाज थे, जैसे वो नंदा देवी और शिवालिक, बिल्कुल, वो जहाज ओमान की खाड़ी में ही फंस कर रह गए। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ एक चीज समझना चाह रही हूँ। 60% आयात एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, पर भारत तो कच्चा तेल भी भारी मात्रा में आयात करता है। हाँ, काफी ज्यादा। और वो तो रूस, अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसी अलग अलग जगहों से आता है ना। मतलब तेल के मामले में हमने एक डाइवर्सिफिकेशन, एक विविधता रखी है। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी कुकिंग गैस के लिए इस तरह का कोई बैकअप या डाइवर्सिफिकेशन था ही नहीं? यही इस पूरे संकट का सबसे अहम तकनीकी पहलू है। देखिए, कच्चे तेल का बाजार बहुत बड़ा और डाइवर्सिफाइड है। हाँ। लेकिन एलपीजी, जो कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, उसके बड़े निर्यातक बहुत सीमित हैं दुनिया में। अच्छा। और अगर आप लॉजिस्टिक्स के नजरिए से देखें तो खाड़ी देश भारत की सबसे करीब हैं, जिससे हमारी शिपिंग कॉस्ट बचती है। मतलब पैसे बचाने के चक्कर में हमने रिस्क ले लिया। एक तरह से हाँ, दशकों से हमारी सप्लाई चेन इसी कॉस्ट एफिशिएंसी पर चल रही थी। तो इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मुझे लगता है कि पहले हम सोचते थे कि सप्लाई चेन एक बड़े स्टोरेज टैंक की तरह है, जहां से धीरे धीरे पाइप से गैस आती है।
लेकिन असलियत कुछ और है। हाँ, असल में हमारी एलपीजी सप्लाई चेन एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है। गैस कतर से जहाज में लोड होती है, समंदर पार करती है, हमारे बंदरगाहों पर उतरती है, सीधे बॉटलिंग प्लांट में जाती है। बिल्कुल लाल सिलेंडरों में भरती है और ट्रकों के जरिए सीधे गैस एजेंसीज तक पहुंच जाती है। मतलब इस कन्वेयर बेल्ट में कोई वेटिंग रूम है ही नहीं। एकदम सही। अगर मध्य पूर्व में कोई उस कन्वेयर बेल्ट का पॉज बटन दबा दे तो मुंबई या पटना में वो बेल्ट तुरंत रुक जाती है। ये कन्वेयर बेल्ट वाला जो मेटाफर है ना, वो एकदम सटीक है। पोर्ट लॉजिस्टिक्स की भाषा में इसे जस्ट इन टाइम डिलीवरी कहते हैं। जस्ट इन टाइम मतलब कोई बफर नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जहाज आता है, माल खाली करता है और 48 घंटे के भीतर वो गैस एक सिलेंडर में भरकर किसी घर की तरफ निकल चुकी होती है। बाप रे। इस पूरी चेन में अगर एक भी कड़ी टूटती है, खासकर वो समुद्री चोक पॉइंट, तो लास्ट माइल डिलीवरी तुरंत कोलैप्स हो जाती है। लेकिन एक सवाल जो इस पूरी स्थिति में मुझे सबसे ज्यादा चुभता है वो ये है कि अगर ये कन्वेयर बेल्ट इतनी ही नाजुक थी और हम पूरी तरह से हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर निर्भर थे, तो हमने एक विशाल बैकअप प्लान क्यों नहीं बनाया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मेरा मतलब है एक तरफ हम पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे महत्वाकांक्षी और बेहतरीन वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं। हमने 33 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बिल्कुल, ये कोई छोटी बात नहीं है। करोड़ों महिलाओं को लकड़ी और कोयले के जहरीले धुएं से बाहर निकालना पब्लिक हेल्थ के नजरिए से एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। इसमें कोई शक नहीं है। उज्ज्वला योजना का जो इरादा था, उसका इंटेंट एक मास्टर स्ट्रोक था। ये स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के नजरिए से सच में एक क्रांतिकारी कदम था। हाँ। लेकिन जब हम इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये इंटेंट वर्सेस एग्जीक्यूशन का एक क्लासिक मामला बन जाता है। वो कैसे? देखिए, हमने सप्लाई चेन के मुहाने को तो बहुत बड़ा कर दिया, यानी गैस कनेक्शन बांटकर अचानक से डिमांड बहुत बढ़ा दी। लेकिन हमने उस मांग को पूरा करने के लिए जो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, उसे उस अनुपात में सुरक्षित नहीं किया। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि अगर हम भारत के रणनीतिक एलपीजी भंडार मतलब स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की बात करें तो विशाखापट्टनम और बेंगलोर की अंडरग्राउंड गुफाओं में हमारे पास केवल 1.4 लाख टन की क्षमता है। जी। अब अगर हम शुरुआत के डेटा को याद करें, हमारी रोज की खपत 1,36,000 टन है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे देश का आधिकारिक इमरजेंसी रिजर्व हमारी केवल 1 या 2 दिन की खपत के बराबर है। दुर्भाग्य से। हाँ। ये तो भयानक है। मतलब अमेरिका या चीन जैसे देश तो महीनों का रिजर्व रखते हैं। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या ये सिर्फ पैसे की कमी का मामला था? ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। इसके पीछे की जो फिजिक्स है और जियोलॉजी है, उसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें फिजिक्स कैसे आ गई? देखिए, कच्चे तेल को स्टोर करना अपेक्षाकृत बहुत आसान होता है। आप जमीन के नीचे चट्टानों की बड़ी गुफाएं बनाते हैं और उसमें तेल पंप कर देते हैं। वो लिक्विड है। बिल्कुल। लेकिन एलपीजी तो एक गैस है। इसे लिक्विड स्टेट में रखने के लिए या तो बेहद हाई प्रेशर की जरूरत होती है, या फिर उसे बहुत ठंडे तापमान पर रखना पड़ता होगा। एकदम सही। इसे -42 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ता है। ओहो। और इसके लिए विशेष प्रकार के क्रायोजेनिक टैंक्स या खास सॉल्ट कैवर्न्स, मतलब नमक की भूमिगत गुफाओं की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत महंगा पड़ता होगा। ये तकनीक बेहद महंगी है और इसे बड़े पैमाने पर बनाना बहुत ही जटिल काम है। तो इसलिए हमारे पास रिजर्व्स नहीं थे। हाँ, और यही कारण है कि हमारी पूरी सप्लाई चेन का जो कुल बफर है, जिसमें अगर हम पाइपलाइनों में मौजूद गैस और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास रखा स्टॉक भी मिला लें, तो भी मुश्किल से 18 दिन का ही बैकअप बनता है। सिर्फ 18 दिन? हाँ, सिर्फ 18 दिन। तो स्थिति कुछ ऐसी थी कि सिस्टम के पास कुल मिलाकर केवल 18 दिन का शॉक एब्जॉर्बर था। बिल्कुल। और जैसे ही न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर आई कि युद्ध भड़क गया है और जहाज़ों का रास्ता रोक दिया गया है, तो लोगों ने वो गणित खुद ही लगा लिया। लोगों को समझ आ गया कि गैस आने वाली नहीं है। हाँ, और उसके बाद जो हुआ वो एक पूरी तरह से साइकोलॉजिकल क्रैश था। पैनिक बुकिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों ने एक ही समय में लाखों सिलेंडरों की डिमांड डाल दी। और सिस्टम वो संभाल नहीं पाया। बिल्कुल नहीं। सिस्टम का सर्वर क्रैश कर गया। व्हाट्सएप पर जो बुकिंग बॉट्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। प्रशासन को हड़बड़ी में बुकिंग के बीच 25 से 45 दिन का अनिवार्य गैप लागू करना पड़ा। और यहाँ पर आप देखिए, प्रशासन का रवैया बहुत विरोधाभासी था। विरोधाभासी कैसे?
एक तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय लगातार शुरुआती बयान दे रहा था कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ, पैनिक रोकने के लिए। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड पे एक्शन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। सरकार ने रिफाइनरियों को आदेश दिया कि वे पेट्रोल डीजल कम करके केवल एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएं। हाँ, और अगर सब कुछ इतना ही कंट्रोल में था तो सरकार को अचानक 1968 के सख्त एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर क्यों लागू करने पड़े? वही तो बात है। मतलब गैस एजेंसियों के बाहर पुलिस का पहरा क्यों बिठाना पड़ा? मुझे याद है कि एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू किया गया था। हाँ, ताकि सप्लाई चेन से जुड़ा कोई भी कर्मचारी काम ना छोड़ सके। बिल्कुल। और साथ ही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का भी इस्तेमाल किया गया ताकि जमाखोरी पर लगाम लगाई जा सके। देश भर में 12,000 से अधिक छापे मारे गए और 15,000 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। ये आंकड़े ही बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर थी। तो क्या ये सब ये नहीं दिखाता कि प्रशासन के पास प्रोएक्टिव तैयारी का घोर अभाव था और वे सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रहे थे? ये एक बहुत ही वैलिड ऑब्जर्वेशन है। देखिए, जब कोई क्राइसिस आता है तो एक सिस्टम या तो डेटा के आधार पर स्मार्ट मैनेजमेंट करता है या फिर घबराहट में आके पुलिसिंग शुरू कर देता है। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो सरकार ने अपनी घरेलू रिफाइनरीज का आउटपुट बढ़ाने को जो प्रयास किया वो तकनीकी रूप से एक सही कदम था। बिल्कुल, लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना तो जरूरी था। लेकिन असली समस्या लास्ट माइल मॉनिटरिंग में थी। सरकार को ये तो पता था कि रिफाइनरी से कितने सिलेंडर निकले, लेकिन अंतिम उपयोक्ता तक वो सिलेंडर पहुंच रहा है या बीच में ही गायब हो गया, इसका कोई डेटा नहीं था। एकदम सही। बीच में ही ब्लैक मार्केट में जा रहा है या नहीं, इसकी निगरानी का कोई ठोस डिजिटल या प्रशासनिक ढांचा मौजूद ही नहीं था। तो हो। और इसी गैप का फायदा उठाकर जमाखोरी पनपी। मजे की बात देखिए, जिनके घरों में गैस थी उन्होंने भी डर के मारे ब्लैक मार्केट से 3,000 रुपए में एक्स्ट्रा सिलेंडर खरीदकर स्टोर करना शुरू कर दिया। पैनिक की वजह से। और ये पैनिक सिर्फ आम घरों तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। जब गैस की बूंद बूंद कीमती हो गई तो सरकार के सामने एक बड़ा नीतिगत धर्म संकट खड़ा हो गया कि सीमित गैस किसे दी जाए। हाँ, घरों की रसोई को, ये अर्थव्यवस्था चलाने वाले व्यवसायों को। स्वाभाविक रूप से किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू उपयोगकर्ता और अस्पताल ही होंगे, जो कि राजनीतिक और मानवीय रूप से सही भी है। बिल्कुल। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर 20% का कठोर कैप लगा दिया गया। और उस 20% के कट का जो आर्थिक प्रभाव था वो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक के बाद एक चीजें गिरती गईं। हाँ, हम यहाँ सिर्फ बड़े 5 सितारा होटलों की बात नहीं कर रहे हैं। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली जैसे टियर 1 शहरों में 20 से 30% छोटे रेस्टोरेंट्स, ढाबे और क्लाउड किचन बंद होने की कगार पे आ गए। ओहो। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे स्विगी और जोमैटो, उनके ऑर्डर्स में 50 से 60% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। मतलब ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल। अगर एक क्लाउड किचन बंद होता है तो सिर्फ मालिक का नुकसान नहीं होता, उसमें काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर, बर्तन धोने वाले और वो डिलीवरी पार्टनर जो अपनी बाइक की ईएमआई चुका रहा है, उन सब की आमदनी रातों रात शून्य हो जाती है। सही बात है। हालात इतने बिगड़ गए थे कि खबरों के मुताबिक संसद की कैंटीन तक में चाय कॉफी बनाने के लिए कमर्शियल गैस उपलब्ध नहीं थी। सोचिए, और इस क्राइसिस ने एक और दिलचस्प ट्रेंड को जन्म दिया। वो क्या? जब गैस मिलना बंद हो गई तो जो शहरी मिडिल क्लास था उसने तुरंत विकल्पों की तरफ भागना शुरू किया। हाँ, मैंने अमेज़न के वो आंकड़े देखे थे। बिल्कुल। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर और माइक्रोवेव की बिक्री अचानक 30 गुना तक बढ़ गई। 30 गुना? हाँ, और सरकार ने भी इसी बीच एक अभियान तेज कर दिया कि शहरी क्षेत्रों के लोगों को पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस की ओर शिफ्ट होना चाहिए। क्योंकि पीएनजी तो पाइपलाइनों के जरिए आती है। हाँ, और उनका तर्क ये था कि ये एलपीजी के मुकाबले हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाले चोक पॉइंट पर थोड़ी कम निर्भर है। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। क्या पीएनजी या इंडक्शन कुकर वास्तव में इस समस्या का व्यावहारिक समाधान है? मेरा मतलब है, अगर आप एक सड़क किनारे चाय बेचने वाले हैं या एक छोटे से कमरे में रहने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, तो क्या आप अचानक एक दिन में इंडक्शन पर शिफ्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। इंडक्शन कुकर के लिए तो 24 घंटे निर्बाध बिजली चाहिए, जो हमारे कई टियर 2 और टियर 3 शहरों में आज भी एक बड़ी चुनौती है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए खास तरह के फ्लैट बॉटम मतलब चपटे तले वाले बर्तनों की जरूरत होती है। एक आम आदमी अपना पूरा किचन रातों रात कैसे बदल सकता है? यही हमारी ऊर्जा नीति का एक और बहुत ही बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है।
देखिए, पीएनजी और इंडक्शन कुकिंग तकनीकी रूप से बहुत ही मजबूत विकल्प है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ये काफ़ी हद तक एक अर्बन प्रिविलेज या कहें कि शहरी विशेषाधिकार बनकर रह गए हैं। केवल शहरों के लिए? हाँ, पीएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में सालों लगते हैं। सड़कों की खुदाई करनी पड़ती है, पाइपलाइन बिछानी पड़ती है। तो ये कोई ओवरनाइट फिक्स नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा झटकों या सप्लाई शॉक से निपटने के लिए ये कोई इंस्टेंट रिलीफ नहीं दे सकता। ये संकट साफ दिखाता है कि हमने ऑल्टरनेटिव एनर्जी का विस्तार इतनी धीमी गति से किया है कि आपातकाल में वो हमारे कोई काम नहीं आ सका। तो इस पूरी चर्चा में हमने जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई चेन, रिफाइनरी और शहरी मिडिल क्लास की बात की। लेकिन इस संकट की सबसे गहरी और दर्दनाक कीमत उन लोगों ने चुकाई है जो इस पूरे सिस्टम के हाशिए पर खड़े हैं। बिल्कुल। अगर हम अपना ध्यान महानगरों से हटाकर ग्रामीण भारत की ओर ले जाएं, तो वहां की तस्वीर बहुत अलग है। बहुत ही अलग। जब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो गैस का सिलेंडर केवल खाना पकाने का एक साधन नहीं है। हाँ, वो एक जीवन शैली में आए बदलाव का प्रतीक है। बिल्कुल। सोचिए उन महिलाओं के बारे में जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत पहली बार एक साफ सुथरा चूल्हा मिला था। सालों तक धुएं से भरी रसोई में खांसने के बाद उन्हें एक सम्मानजनक जीवन मिला था। लेकिन जब हॉर्मुज में जहाज रुके और भारत में वो 18 दिन का बफर खत्म हुआ, तो उन गांवों में गैस पहुंचना सबसे पहले बंद हुआ। एकदम सही। इंडक्शन कुकर उनके लिए एक सपना है, क्योंकि बिजली अनिश्चित है। मजबूर होकर उन महिलाओं को वापस उसी पुराने मिट्टी के चूल्हे, उसे लकड़ी और गोबर के उपले की तरफ लौटना पड़ा, जिससे बाहर निकलने में उन्हें एक पूरा दशक लग गया था। हाँ, एक बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, जब कोई वेलफेयर स्कीम, कोई कल्याणकारी योजना टूटती है तो हम सिर्फ जीडीपी के नुकसान या सप्लाई चेन के बाधित होने की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। उसमें इंसान जुड़े हैं। वो एक आम इंसान की डिग्निटी, उसके सम्मान पर सीधा प्रहार होता है। ये संकट हमें बताता है कि नीतियां कागजों पर तो बहुत सफल दिखती हैं। 33 करोड़ कनेक्शन सच में एक शानदार आंकड़ा है कागज पर। हाँ, लेकिन जब क्राइसिस आता है तो वो आंकड़ा कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या उस आखिरी घर में चूल्हा जल रहा है। सही बात है। ये भारत के ऊर्जा सुरक्षा मॉडल की वो कमजोरी है जहां हमने विस्तार तो बहुत किया, कनेक्शन तो बांटे, लेकिन उसे एक सुरक्षित और लचीले फाउंडेशन पर खड़ा नहीं किया। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव को समेटें तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि मार्च 2026 का ये एलपीजी संकट सिर्फ एक अस्थायी रुकावट नहीं था जिसे कुछ दिनों के पुलिस छापों या नो बुकिंग के आदेशों से सुलझा लिया गया। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। हाँ, ये हमें बताता है कि कल्याणकारी योजनाओं को केवल नेक इरादों से नहीं चलाया जा सकता। उन्हें एक सुरक्षित, डाइवर्सिफाइड और क्राइसिस प्रूफ ग्लोबल सप्लाई चेन का बैकअप देना ही होगा। हमने डिमांड को लोकल बना दिया, लेकिन सप्लाई आज भी किसी दूर देश की राजनीति की मोहताज है। और ये बात सिर्फ तेल, गैस या एलपीजी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस क्राइसिस को हमें एक बहुत बड़े लेंस से देखने की जरूरत है। बड़े लेंस से मतलब आज हम कुकिंग गैस के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी देशों पर अपनी भारी निर्भरता की कीमत चुका रहे हैं। लेकिन जरा भविष्य की तरफ देखिए। क्या होने वाला है भविष्य में? पूरी दुनिया और हमारा अपना देश बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी और रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। हम पेट्रोल पंप हटाकर चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। ये तो एक अच्छी बात है ना, इससे हम खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या हम सच में आजाद हो रहे हैं? आपका क्या मतलब है? देखिए, ईवी और बड़ी बैटरियों को बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होती है। हाँ, बैटरी के लिए वो तो चाहिए ही। और इन खनिजों का नियंत्रण दुनिया के कुछ ही देशों, विशेष रूप से 1-2 प्रमुख ताकतों के हाथों में बहुत गहराई तक केंद्रित है। ओहो। तो हमें खुद से ये कड़वा सवाल पूछना होगा, क्या हम अनजाने में ही किसी नए भूगोलिक चोक पॉइंट, किसी नई सप्लाई चेन पर निर्भर होने का ढांचा तो नहीं बना रहे हैं? ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। मतलब आज हम एक खाली गैस सिलेंडर लेकर 3 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े हैं क्योंकि किसी समुद्री रास्ते पर युद्ध चल रहा है। क्या 10 साल बाद हम अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी स्वैप करने के लिए किसी चार्जिंग स्टेशन के बाहर ऐसी ही लंबी कतार में खड़े होंगे? क्योंकि किसी दूसरे देश ने क्रिटिकल मिनरल्स का निर्यात रोक दिया है। बिल्कुल संभव है। हम शायद एक निर्भरता से निकलकर दूसरी निर्भरता के जाल में फंस रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है। और जब तक हम अपनी रणनीतिक सुरक्षा को अपनी नीतियों के साथ मजबूती से नहीं जोड़ते,
तब तक लाइन में खड़ी उस माँ की कहानी बस अपना रूप बदलकर बार बार हमारे सामने आती रहेगी। बिल्कुल। तो इस विस्तृत और विश्लेषणात्मक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। GSM डिकोड्स में हम आगे भी ऐसे ही जटिल सिस्टम्स की परतों को खोलते रहेंगे। तब तक के लिए इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, आज की ये LPG की कतारें क्या कल की किसी नई तकनीक की कतारों का सिर्फ एक ट्रेलर है? सुरक्षित रहें और चीजों के पीछे के सिस्टम्स पर सवाल उठाते रहें।